जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण की सबसे आधुनिक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा। ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा आप कि शिक्षण की सबसे आधुनिक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया, जहाँ शिक्षक जो है सुविधाकर्ता की भूमिका में होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इनकी विशेषता हो जाएंगे पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की अधिगम शैली का प्रकार नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की अधिगम शैली का प्रकार नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे स्नैतिक नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्नैतिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किनेस्टिक शिक्षार्थी सबसे अधिक किस माध्यम में सीखता है। चलिए बताएंगे। तो किनेस्टिक शिक्षार्थी सबसे अधिक किस माध्यम में सीखता है। तो ये सीखते हैं करके और शारीरिक गतिविधि द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे। तो शिक्षक सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। तो इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएंगे शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय परिवेश में वर्तमान समय में किस प्रकार के शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता जो है होता है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय परिवेश में वर्तमान समय में किस प्रकार के शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो ये हो जाएंगे जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में प्रतिस्थापित कर सके, इनकी जरूरत है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए जो है सर्वोत्तम यहाँ पे शिक्षक विधि जो है कौन सी मानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों। थोड़ा दिक्कत हुआ है जिसके कारण आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ यहाँ पे दिखने को मिला है। और माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो आप बताएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रोजेक्ट विधि। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि यदि कक्षा में एक छात्र नाखून काटते जैसी आदत से ग्रस्त है तो एक शिक्षक को इसके व्यवहार संबंधित निष्कर्षण के रूप में क्या मानना चाहिए। तो आप बताएंगे संवेगिक असंतुलन का प्रतीक मानना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि कक्षा में जिस छात्र का लगातार तिरस्कार किया जा रहा हो उसके व्यवहार की सबसे अधिक संभावना क्या है। चलिए बताएंगे आप।
तो कक्षा में जिस छात्र का लगातार तिरस्कार किया जा रहा हो उसके व्यवहार की सबसे अधिक संभावना क्या होगा? तो याद रखेंगे उनके लिए नकारात्मक होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बालकों में पारस्परिक संबंधों की पुनः स्थापना करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए बताएंगे। तो बालकों में पारस्परिक संबंधों की पुनः स्थापना के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए, लगाइए आंसर। तो उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करके उन्हें पारस्परिक संबंधों की ओर प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा। तो सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य होता है शोध की गुणवत्ता मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शोध की गुणवत्ता मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि निर्वस्त्र विज्ञान अनुसंसाधन किस पर केंद्रित होता है? चलिए बताएंगे। तो निर्वस्त्र विज्ञान अनुसंसाधन किस पर केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित होते हैं आपके सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवहार पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाकॉन्सिन जो है का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे। तो मेटाकॉन्सिन का अर्थ क्या है? तो मेटाकॉन्सिन का अर्थ हो जाएंगे अपनी सोच पर चिंतन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अपनी सोच पर चिंतन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि एनोवा सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग किस लिए होता है? चलिए बताएंगे आप। तो एनोवा सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग किस लिए होता है? तो इनका उपयोग होते हैं कई समूहों को औसत तुलना के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधार सामग्री विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे। तो आधार सामग्री विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे डेटा से सिद्धांत विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डेटा से यहाँ पे सिद्धांत विकसित करना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में स्व प्लेटफॉर्म किसके लिए विकसित किया गया है? तो भारत में स्व प्लेटफॉर्म किसके लिए विकसित किया गया है? तो ये किए गए हैं ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि NAHEP कार्यक्रम मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो NAHEP कार्यक्रम मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि उच्च शिक्षा सुधार से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि दोहरी डिग्री कार्यक्रम का मुख्य लाभ क्या है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोहरी डिग्री कार्यक्रम का मुख्य लाभ क्या है? तो इनका मुख्य लाभ हो जाएंगे यहाँ पे 2 डिग्री एकीकृत रूप में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया है कि क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? चलिए बताएंगे। तो क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो इनका लाभ हो जाएंगे संस्थान बदलने पर क्रेडिट मान्यता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि परिणाम आधारित शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? तो परिणाम आधारित शिक्षा का मुख्य फोकस जो है यहाँ पे हो जाएंगे सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए वैश्विक स्तर पर प्रमुख कार्यक्रम कौन संचालित करता है? तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए वैश्विक स्तर पर प्रमुख कार्यक्रम कौन यहाँ पे संचालित करता है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? चलिए बताएंगे।
तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये आपके महबूब उल हक से हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आंकलन रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है? तो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आंकलन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यहाँ पे करते हैं कौन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए, क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार करने में प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन है? चलिए बताएंगे। तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार करने में प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कौन है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे नीति आयोग है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब नीति आयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किस पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़ा था? चलिए बताएंगे। तो चिपको आंदोलन मुख्यतः किस पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़ा था? तो ये जुड़े हुए हैं आपके वनों की कटाई रोकना से। ऑप्शन ए सही जवाब है, वनों की कटाई रोकने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कार्बन फुटप्रिंट का मुख्य अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो कार्बन फुटप्रिंट का मुख्य अर्थ क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट का मुख्य अर्थ जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या लाभांश किस स्थिति को दर्शाता है? चलिए बताएंगे। तो जनसंख्या लाभांश किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? चलिए बताएंगे। तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या होगा? तो ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस जो होगा ये हो जाएंगे आपके समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रीन जीडीपी किसे मापता है? चलिए बताएंगे। तो ग्रीन जीडीपी किसे मापता है? तो ग्रीन जीडीपी जो है ये पर्यावरणीय लागत सहित आर्थिक विकास को जो है यहाँ पे मापता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्षरण मुख्यतः किस गैस से जुड़ा है? तो ओजोन परत क्षरण मुख्यतः किस गैस से जुड़ा हुआ है? तो याद रख लीजिएगा ये जुड़े हुए हैं किससे? तो ये जुड़े हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या है? तो सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या होगा? तो याद रखेंगे सामाजिक पूंजी का अर्थ होता है यहाँ पे सामाजिक नेटवर्क व विश्वास। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है वर्षा जल संग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्षा जल संग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सतत कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो सतत कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो सतत कृषि की मुख्य विशेषता जो है पर्यावरण अनुकूल उत्पादन है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन है। अगला प्रश्न दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी किए जाते हैं आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।